हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएसआई की मूल विधि जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हम उसको करना शुरू कर चुके हैं और एक रूटीन भी आपके समक्ष अब बहुत जल्दी पेश हो जाएगा। लगभग हमने सारा का सारा कंटेंट, चाहे आपका दिल्ली पुलिस का हो, यूपी पुलिस का हो, या आपका यूपीएसआई का है या अदर एग्जाम का है, वो हमने शाम के टाइम ही रखा है। 6 बजे से लेकर 10 बजे तक सारी सारी कंटेंट की क्लासेस का आपका प्रोग्राम है। अभी उस पर हम प्रयास कर रहे हैं, वो बिल्कुल फिट हो जाएगा 2-3 दिन में, तो आप तक वो चीजें पहुंच जाएंगी। आप उसके पास उसको सेव कर सकते हैं और आपको पता रहेगा कौन सी क्लास किस समय चलने वाली है। यहां पर अभी हमने मूल विधि को शुरू किया है और आईपीसी सीआरपीसी को भी हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि उसमें भी संशोधन की प्रक्रिया चल रही है, परंतु एक्ट जो है वो एक्ट तो ठीक है और एक्ट से क्वेश्चन आपके निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, तो आपको गंभीरता से अब उसको पढ़ना है। यहां पर देखो, सबसे पहले ये इससे पहले वाला पार्ट हमने पढ़ा था दहेज क्या है और किसके अकॉर्डिंग हम ये चीज देख रहे हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत हम यहां पर चीजें देख रहे हैं। कम से कम टाइम में मैक्सिमम डिलीवर करना राम जी की पाठशाला की एक आदत है और आप अपना टाइम सेल्फ स्टडी के साथ ज्यादा बिताएं। यूट्यूब पे आप कम से कम समय बिताएं और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाएं, उसलिए राम जी की पाठशाला आपके लिए निरंतर कार्य कर रहा है। आज इस दहेज प्रतिषेध अधिनियम का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां पर आपको आज हम डिस्कशन करेंगे, जहां पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि दहेज की मांग क्या है, उससे संबंधित प्रावधान क्या है। दंड के बारे में भी देखेंगे कि क्या क्या दंड है, क्या क्या पनिशमेंट है अगर कोई दहेज लेता है, देता है या क्या करता है साथ में, या दहेज की मांग करता है। और एक इंपॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण केस है, इन केसेस से भी आपके प्रश्न आ जाते हैं। तो बिना देरी किए हम लोग शुरू करेंगे, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। उसका कारण यह है कि आपको निरंतरता से क्लासेस का पता लगता रहेगा और आप निरंतरता से पढ़ते रहेंगे। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, पिछली बार भी जिस बच्चों ने पढ़ा उनका सिलेक्शन हुआ है, आप लोगों का भी बिल्कुल होगा। आप ये मान के चलिए, अगर आप यहां पर हैं तो आप एकदम सही जगह पर हैं और आपका कम से कम टाइम में अधिक से अधिक तैयारी होगी। साथ में टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए और एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इन क्लासेस के जो नोट्स होंगे, ठीक है, आप खींचना चाहें फोटो तो उसमें थोड़ा मेरे भी याद नहीं रहता है, तो ये जो क्लासेस हैं, इन क्लासेस के जो नोट्स होंगे वो आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे और वीडियोस का पता आपको लगता रहेगा टेलीग्राम पर। तो आप दोनों जगह एनरोल कर जाइए और आनंद लेते रहिए इन क्लासेस का, जो बहुत जबरदस्त क्लास है। इससे पहले हमने दहेज के बारे में हमने जान लिया था कि दहेज क्या होता है और किसको दहेज कहते हैं, उतनी सारी जानकारी रख ली थी हमने धारा 2 के बारे में। बट अब हम धारा 3 की तरफ चलते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट धारा है जो आपको बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। धारा 3 क्या कहती है? दहेज लेने या दहेज देने के लिए शास्ति। शास्ति क्या होता है? शास्ति दंड को ही कहते हैं एक तरह से, और इंग्लिश में देखो तो आप इस शास्ति के लिए शब्द है पेनल्टी। क्या है? पेनल्टी। पॉइंट यहां पर क्या लिखा हुआ है? धारा 3 में लिखा हुआ है दहेज लेने या देने। ठीक है, दहेज क्या होता है आप सबको पता है। दहेज के लिए मैंने एक ही पॉइंट आपको बताया था, बात बताई थी, अगर कोई भी चीज ली दी गई है ना, अगर कोई भी चीज ली दी गई है विवाह से पहले, विवाह के बाद, विवाह के समय, तो वो दहेज की श्रेणी में आपकी नहीं आएगी, चाहे वह मूल्यवान प्रतिभूति हो, संपत्ति हो। परंतु यदि वह मांग करके ली गई है, क्या? मांग। ये जो मांग है ना, यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। मांग, ये वाली मांग नहीं, इस मांग को भरने के लिए ये वाली मांग फैलाना मतलब ठीक नहीं है बात बिल्कुल भी। तो ये जो मांग है ना, मांग, यदि मांग करके ली गई है तो उन संपत्तियों का लेन देन जो होगा, उन संपत्तियों का लेन देन आपका किसमें चला जाएगा? आपका चला जाएगा वो दहेज के अंतर्गत। तो ये तो बात दहेज की हुई थी। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही अपराध हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत। तो आपको भी ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। क्या बात इसमें आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई व्यक्ति, अब आपको गंभीरता समझना है, यदि कोई व्यक्ति डावरी यानी कि दहेज लेगा, है ना, मांग करके ले लिया, जिसने मांगा था उसे दे दिया गया, कोई देगा, या तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दुष्प्रेरित करना। क्या? दुष्प्रेरित करना, अबेटमेंट करना। देखो, एक होता है प्रेरणा देना। प्रेरणा देने का मतलब कि हाँ करो भाई, करो, है ना। प्रेरणा देने का मतलब होता है करो, है ना, आगे बढ़ाना, इस तरह करना। और जब यहां पर उपसर्ग लग रहा है, क्या लग रहा है यहां पर मित्रों?
दुष उपसर्ग यहां पर लग रहा है दोस्तों या बच्चों, जो भी कहो आप, तो दुष उपसर्ग जो है वो नकारात्मक वाची होता है आपका। तो दुष्प्रेरण मतलब गलत तरीके से उकसाना या भड़काना, इस सेंस में जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, दहेज लेता है, देता है, ये तो अपराध है ही, परंतु कोई व्यक्ति यदि दुष्प्रेरित भी करता है कि यार भाई लड़का अच्छा है, कार दे दो, है ना, उनको कहो कि अरे यार तुम्हारा लड़का गवर्नमेंट जॉब में है, कार तो मांग ही सकते हो, तो लेने देने के लिए उकसाता भड़काता है, तो वह भी बराबर का दोषी माना जाता है। अभी आपने देखा होगा, अभी जो मतलब अभी की आईपीसी जो चल रही है, जो संशोधन वाली नहीं, उसमें धारा 109 में ये बात कही गई है, यदि कोई व्यक्ति किसी को उकसाता है, भड़काता है, दुष्प्रेरित करता है और अबेटमेंट का कार्य वह करता है, तो वह भी उस अपराध का उतना ही बड़ा अपराधी माना जाएगा जितना कि करने वाला। यदि मानो कोई व्यक्ति ए है, कोई व्यक्ति बी है, कोई व्यक्ति सी है, ठीक है, मैं समझाने के तौर पर यहां पर दिखा रहा हूं आपको। मानो एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी, एक व्यक्ति है सी, है ना। अब ये दोनों साथ साथ दोस्त हैं, और जो क्या है ना, बी की ना इसके साथ एक तरह से दुश्मनी है। मानो बी की इसके साथ में क्या है, दुश्मनी है, आपको समझना है यहां पर। तो अभी ये बी क्या करता है, ये इसके पास जाता है, यार भाई ना उससे मैं बहुत परेशान हूं, उससे मैं बहुत दुखी हूं, और यार मैं उसको देख नहीं पा रहा हूं, मेरे को बड़ा परेशान कर रहा है। तो मानो क्या काम करता है, ये जो ए है ये इसको उकसाता है, क्या करता है, ये उसको उकसाता है कि तू उसकी हत्या कर दे, है ना। तू ए क्या काम करता है, ए बी को उकसाता है कि तू सी की क्या कर दे, हत्या कर दे, है ना, मर्डर कर दे उसका। तो हत्या करने के लिए उकसा दिया। अब इंपॉर्टेंट बात क्या हुई, अब यहां पर दो केसेस बनेंगे, या तो क्या होगा, पहले केसेस में जो बी होगा वो जाकर के सी की हत्या कर देगा, या जो बी होगा वो सी की हत्या नहीं करेगा। ये दो केसेस यहां पर आपके बन जाएंगे मोटे मोटे। तो अगर आप यहां पर देखो, यदि बी क्या कर देता है, जाकर बी सी की हत्या कर देता है, तो बी तो धारा 302 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध होगा ही होगा, उसको तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास होगा। साथ में धारा 109 क्या कहती है, धारा 109 कहती है कि जो उकसा रहा है, भड़का रहा है, वो भी समान आरोपी होगा, समान अपराधी होगा। तो अगर यहां पर बी को मृत्युदंड मिलता है, तो उकसाने के जुर्म में, दुष्प्रेरण के जुर्म में बी को भी मृत्युदंड मिलेगा। अगर इसको बी को क्या मिलता है, बी को आजीवन कारावास मिलता है, तो इसको भी आजीवन कारावास मिलेगा, क्योंकि उकसाना भड़काना उतना ही बड़ा अपराध है जितना अपराध करना। पहली बात है हत्या कर दी। अब दूसरी बात है कि हत्या नहीं करी, बी ने जाकर हत्या नहीं करी, और ये बात पता लग गई सी को, ये बात सी को पता लगी कि ए ने मेरे प्रति बी को भड़काया, बट बी आया नहीं, तो क्या यहां पर ए माफ कर दिया जाएगा, तो यहां पर ए माफ नहीं होगा। पड़े ही अपराध गठित नहीं हुआ, अपराध नहीं हुआ, फिर भी ए जो है वह हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा, और दुष्प्रेरण का दोषी माने जाने के कारण उसी अपराध को करने के जैसा दोषी माना जाएगा। तो यहां पर ए को सजा आजीवन कारावास और मृत्युदंड तक की हो सकती है, ऐसी कंडीशन में जब अपराध गठित नहीं हुआ, यानी कि ये 100% अपराधी है। अगर इसने उकसा दिया ना तो ये अपराधी है, ये बात आपको इसमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। तो ऐसी स्थिति में जब दहेज लेता है, देता है या दुष्प्रेरित करता है लेने देने के लिए, तो बराबर का दोषी होगा। तो जेल होगी कम से कम 5 साल की, 5 साल से कम की जेल नहीं होगी, साथ में 15,000 रुपए से कम का जुर्माना नहीं होगा, है ना, या दहेज की रकम जितनी गई है वो सब जुर्माने के तौर पर वसूला जाएगा। अब आप देखो यहां पर दोनों में से जो भी ज्यादा हो वह वसूला जाएगा, दोनों में से जो भी ज्यादा हो वह वहां पर वसूल लिया जाएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। अब आप एक बात सुनो कि 15,000 और दहेज की रकम है, तो सर डायरेक्टली दहेज की रकम ही लिख देते, तो जरूरी थोड़ी है, क्योंकि दहेज की रकम तो ज्यादा ही होती है। तो भाई सब तुम्हारे जितने अमीर नहीं होते हैं, बहुत सारे गांव देहात ऐसे होते हैं जहां पर साइकिल, घड़ी, है ना, और छोटे छोटे सामान होते हैं, कुर्सी, पंखा, जो 15,000 रुपए से कम भी आ जाती हैं चीजें, उनकी अगर मांग हो रही है ना, उनकी अगर मांग हो रही है, तो हो सकता है वो 10,000 रुपए का सामान हो जिसकी मांग हो रही हो, तो 10,000 रुपए लिया जाएगा यहां पर। और अगर 15,000 से ज्यादा है या दहेज की रकम ज्यादा है 15,000 से, तो जो भी इनमें ज्यादा होगा वो उनसे वसूला जाएगा। ये इसके लिए दंड के प्रावधान है, ये बात आपको यहां पर अच्छे समझनी चाहिए। अच्छा एक बात है, यहां पर तो आपकी क्लासेस ये चली रही हैं इस तरह से, बट राम जी की पाठशाला पर अगर आप देखो निरंतरता से यहां भी क्लास चलेंगी, निरंतरता से आपकी एप्लीकेशन पर भी क्लास चलेंगी। मात्र 200 रुपए के अंतर्गत आप क्या ले सकते हैं दोस्त, मूल विधि संविधान का बैच है, वहां पर और भी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी, और भी ज्यादा डिटेल में चीजें वहां पर आपको मिलेंगी, हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे,
और प्रॉपर और भी सुविधाएं आपको वहां पर देखने के लिए मिलेंगी। तो यदि आप इसके मतलब ये जो कोर्स तो मैं कहता नहीं हूं है ना, क्योंकि 200 रुपए में कोई कोर्स नहीं मिलता कहीं पर, ठीक है। 200 रुपए में टेस्ट सीरीज मिलती है, ठीक है, इतना आपका रहता है। और राम जी की पाठशाला पर टेस्ट सीरीज भी बहुत ना के बराबर मूल्य में है। वो केवल इतना है कि आपके लिए निरंतरता जैसा कुछ हो जाए, आपके लिए नोट्स की व्यवस्था हो जाए और हम लोगों को थोड़ा आर्थिक संबल मिल जाए, उस मात्र के लिए है। तो आप अगर चाहें तो मतलब राम जी की पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर लीजिए, है ना, वहां पर इस क्लास के भी नोट्स मिल जाएंगे। और चाहें तो आप मतलब प्रॉपर कोर्स भी या प्रॉपर इंजेक्शन जिसको मैं कहता हूं वो भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपका सेक्शन 4 है। सेक्शन 4 क्या कहता है? दहेज की मांग के लिए दंड। सेक्शन 3 में क्या था? सेक्शन 3 में था दहेज लेना देना या दुष्प्रेरित करना, उसके लिए दंड था। वहां पर ले लिया गया है, दे लिया गया है, वो सब बात है। बट यहां पर केवल क्या है? यहां पर मांग है, यानी कि दहेज लेना देना एक अलग अपराध है, दहेज की मांग करना भी एक अलग अपराध है। मांग भी कर रहे हो, डिमांड भी कर रहे हो, तो वो भी एक अलग अपराध है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, है ना। डायरेक्ट का तो होता है कि भाई अपने घर से कल फ्रिज मंगवा दिए, साफ बात है, ठीक है, अगले महीने फ्रिज यहाँ घर में आ जाना चाहिए, तो ये बात है डायरेक्टली। और इनडायरेक्टली क्या है कि भाई वो बिल्लू की बहू अपने घर गई थी, बिल्लू की बहू तो फ्रिज लेके आई, पता नहीं हमारे भी फ्रिज की कमी नहीं। तो ये है क्या? इनडायरेक्टली मांगना चीजों को, दहेज को मांगना। यदि दहेज की मांग गठित हो रही है तो वह भी एक अपराध है। उसके लिए दंड क्या होगा? क्या पॉइंट लिखा गया? यदि कोई व्यक्ति वधू या वर के माता पिता, अब देखो सोसाइटी में ज्यादातर चीजें क्या रहती हैं, सोसाइटी में चीजें ज्यादातर वधू पक्ष से ही मांगा जाता है, लड़की के घर वालों से ही चीजें मांगी जाती हैं। परंतु बहुत सारी कंडीशन ऐसी भी होती हैं जहां पर लड़की वाले लड़कों से डिमांड करते हैं, लड़के वालों से डिमांड करते हैं कि वो घर आ जाएगी, वापस घर आ जाएगी, और कहेंगे बहू घर जब आएगी, बच्चा घर तब आएगा, ससुराल वापस तब आएगा जब ये सामान यहां पर पहुंचा दोगे। तो वहां पर भी दहेज मांगने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो यदि कोई व्यक्ति वर या वधू के माता पिता या उसके संरक्षण या नातेदार से, है ना, दहेज की मांग करता है, यानी कि मान लो लड़की के संबंध में ले लो, है ना, लड़की के संबंध में ले लो, तो जो लड़के जो सास ससुर हैं, सास ससुर में से कोई मांग कर ले, ठीक है। संरक्षक में कोई भी हो सकता है, भाई हो सकता है, बड़ा भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, वो मांग कर ले, या कोई नातेदार और भी कोई रिश्तेदार हो वो भी मांग कर ले, किधर भी, पुरुष वर्ग में भी और स्त्री वर्ग में भी, यानी कि वधू और वर पक्ष में किसी में भी मांग कर ले। तो यदि इस प्रकार की दहेज की मांग करता है तो दंड होगा जेल, कम से कम 6 माह। 6 माह से कम जेल नहीं होगी, और ये अवधि 6 माह से 5 वर्ष के बीच भी फैल सकती है। साथ में 15,000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है, केवल डिमांड करने पर। आप समझ रहे हो, केवल डिमांड करने पर ऐसा काम आपका हो सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट सेक्शन और है, दहेज का करार शून्य होंगे। करार का मतलब है सहमति, करार का मतलब है सहमति, कि भाई शादी से पहले, शादी के समय या शादी के बाद अगर पर एक पक्ष है ए, दूसरा पक्ष है बी, ए पक्ष बी पक्ष को कहता है कि शादी के पहले, शादी के समय, शादी के बाद हम तुमको होंडा सिटी गाड़ी देंगे। क्या देंगे? होंडा सिटी गाड़ी देंगे, 20 लाख रुपए देंगे, ठीक है, 1 किलो सोना देंगे, है ना। ये है सहमति, और इस पे शादी हो गई है, कुछ भी हो गया है, तो ये जो सहमति बनी है, ये जो करार हुआ है, तो सेक्शन 5 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का कहता है कि इस प्रकार के करार शून्य होंगे, इनका कोई भी मतलब मायना नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार के कोई भी जो सहमति बनी है उनके कोई मूल्य नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। और आज मतलब ऐसा बहुत लोग कर लेते हैं कि लड़के वाला कहता है कि भाई मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे लड़के को गाड़ी चाहिए, तो हाँ भाई देंगे, शादी के टाइम पे देंगे। और शादी जब हो जाती है तो कहते हैं भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, अब देख ले अब क्या करना है, अब तो बेटी है, और मतलब ऐसी स्थिति बन जाती है। ऐसे लोगों का इलाज बिल्कुल सही करते हैं लोग। और अंत में है यहाँ पर आपका एक इंपॉर्टेंट केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, हरवंश सिंह बनाम गुरशरण कौर, 1989 का मामला है। हरवंश सिंह बनाम गुरशरण कौर। इस केस में क्या था? इस केस में लगातार मांग की जा रही थी, कि भाई तुम फलाना सामान ले आओ, इधर से लगातार कि भाई तुम फलाना सामान ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, फलाना ले आओ, ढिमका ले आओ, तो लगातार मांग हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्णय दिया, जहां लगातार दहेज की मांग हो रही है, यानी कि आज कह लिया
कि आज तुम टीवी ले आओ, फिर कुछ दिन बाद कह दिया कि तुम फ्रिज ले आओ, फिर कह दिया कूलर ले आओ, फिर तुम क्या ले आओ, माइक्रोवेव ले आओ, है ना, आज तुम क्या ले आओ, पंखा ले आओ, आज तुम क्या ले आओ, एसी ले आओ। तो लगातार जब चीजों की मांग हो रही है, पैसा मंगा लो, साड़ी मंगा लो, कपड़े मंगा लो, ये कर लो, सोफा, गद्दा, बेड, तकिया, मिक्सी, मतलब लगातार जब चीजों की मांग हो रही है, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ये हम पूरा केस सुनेंगे, है ना, जब ये पूरा का पूरा इस टाइप का कोई केस सुनेंगे जहां पर लगातार दहेज की मांग हो रही है, तो हम इस सारे दहेज की मांग को एक मांग कंसीडर नहीं करेंगे, हम हर एक मांग को एक अपराध के तौर पर मानेंगे। यानी कि आपने एक टीवी मांगा तो ये एक दहेज का अपराध हुआ, आपने फ्रिज मांगा तो ये एक दहेज का अपराध हुआ, कूलर मांगा तो इसको अलग, पंखे को अलग, एसी को अलग, माइक्रोवेव को अलग। तो हर एक मांग को हर एक अलग अपराध मान करके हम लोग कंसीडर करेंगे और उसी के आधार पर फिर सजा होगी। ये इंपॉर्टेंट केस था हरवंश सिंह बनाम गुरशरण कौर का। तो उम्मीद है छोटी सी जानदार क्लास में बिना फालतू बकवास के और अच्छा कंटेंट आप तक पहुंच रहा है। इसी प्रकार कंटेंट पहुंचेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और रामजी पाठशाला को आगे बढ़ाने में मदद करो। हम आपके सिलेक्शन के लिए जान लगाने के लिए तैयार हैं। कंटेंट में अगर जरा सी कमी मिल गई तो मुझे बोल देना, मजा ना आए तो बोल देना, कमेंट में बोल देना, ठीक है। ईर्ष्या दुर्भाव होगा तो वो बात अलग है, पर जेन्युइन अगर बात होगी तो सुनी जाएगी, देखी जाएगी, रिप्लाई पढ़े ही ना हो पाए बट देखा जरूर जाएगा और इंप्लीमेंट जरूर किया जाएगा। तो ऐसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे रामजी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।